पर रेशियो की अगर तीसरी क्लास की बात करूं, हम पहुंच गए थे 12वें सवाल के ऊपर। 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं भाई। 12वां अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आके, देखिए क्या कहता है। बिना लेट करे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज है कि भाई मैंने कहा था कि उसे लाइक करो वहां पे जाके, दिल से सरकारी। इस पे आपको हर एग्जाम की आपके बारे में जितनी भी चीज होती है, आपको क्या पढ़ना है, साइंस के अंदर जाके मैथ्स के अंदर क्या पढ़ना है, या दूसरे सब्जेक्ट जो बनते हैं रीजनिंग वगैरह, उसमें क्या पढ़ना। दिल से सरकारी चैनल होगा एक, टाइप करना वहां पे। मैं इसमें लिंक भी शेयर करूंगा इस वीडियो के नीचे, वहीं पे आप डिस्क्रिप्शन जब खोलते हो वीडियो का, सीधे के सीधे लिखा मिलेगा वहां दिल से सरकारी का लिंक। उस पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम्स के बारे में, कब आपका एग्जाम होगा, कब सारी चीजें आपके आगे आते चले जाएगी किसी भी एग्जाम के बारे में। क्योंकि अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो सब होज पोज हो रहा है, कोई वीडियोज पढ़ाई की है, कोई एग्जाम से रिलेटेड है, तो उसे ही सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक अलग से चैनल ये क्रिएट किया। लेकिन इससे पहली क्लास में मैंने बोला किसी ने नहीं जाके वहां पे सब्सक्राइब किया, कुछ नहीं किया अब तक। भाई कर लेना इसे, अगर कुछ पूछना चाहते हो। अगली वीडियो जो डलेगी, आपकी मैथ्स में क्या पढ़ना है, आपके रीजनिंग को कैसे टैकल करेंगे, रीजनिंग में क्या चीज करनी है कि ज्यादा नंबर आ जाए, वो उसी के जो ऊपर जाके बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अब करते हैं 12वां सवाल। 12वें सवाल को देखेंगे। ए व बी की आय का अनुपात 3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 देखो, मैं कहता है दो आदमी हैं ए और बी। जब ए और बी कहता है, जैसे जैसे कहता चला जाएगा वैसे वैसे मैं करता चला जाऊंगा। भाई ए और बी मैंने ले लिए, ठीक। कि आय का अनुपात मतलब उनकी सैलरीज जो दी है, जो जितना वे कमाते हैं, भाई 3 और 2 का रेशियो दिया। मतलब कि 3 और 2 रेशियो से आप समझते हैं कि अगर ये 3 रुपए कमाता है महीने के अंदर, ये 2 रुपए कमाता है। कंपेयर करा रहा है, रेशियो एक तरह का कंपैरिजन ही होता है कि किसके रेस्पेक्ट में कौन कितनी चीज है। ये 3 लेके बैठा तो ये 2 लेके बैठा होगा। इतनी सी चीज हमें समझ आती इतना पढ़ने से। कहता है और इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। जितना वो खर्च करते हैं उनका एक्सपेंडिचर तो अलग होता है। जो एक्सपेंडिचर की बात कर देता हूं, देखिए एक्सपेंडिचर ही बेसिकली दिया उसने, ये दी है इनकी इनकम। इनकम की बात की, 3:2 में है। अगर एक 3 कमाएगा, दूसरा 2 रुपए कमाएगा। फिर कहता है उनका खर्चा, खर्चे को इंग्लिश में लिखूंगा मैं एक्सपेंडिचर, देख लेना खर्चे को क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर यहाँ खर्चा लिख लेना। कहता है 5:3 में खर्चा किया है। इसका मतलब है ए अगर 5 रुपए खर्च करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में बी जो है 3 रुपए खर्च करेगा। लेकिन अब ये बता दो, ए कमाता 3 है, 5 कैसे खर्च कर देगा। भाई हमेशा आय जो होती है, ये आय है हमारी, ये तो ज्यादा रहेगी इससे 5 से, ये खर्चे से तो ज्यादा रहनी है। तो गलत लिखा हुआ है ये तो। इतना हमें यहां से देखते ही पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये 2 कमा रहा था यार, 3 कैसे खर्च कर दिया, 2 कमा के 3 कैसे उधार लेके आया एक। ऐसा कुछ नहीं, उधार कोई नहीं देता आज के जमाने में। फिर कहता है यदि प्रत्येक 1,000 रुपए बचा लेता है तो ए क्या है बताओ। उनमें से दोनों ने 1,000 अपने सेव भी कर लिए। ये खर्चा करने के बाद, ये खर्चा करने के बाद दोनों के पास पॉकेट में 1,000 रुपए बच गया। और कहता है कि फिर ए की आय बता दो। अब ऐसे कैसे हो गया, कमाया कम, खर्चा ज्यादा कर दिया और फिर भी उसके पास 1,000 रुपए बच गए। ये तो गलत चीज है। और दोनों ने 1,000 रुपए बचाए हैं। अब इसका सीधे सीधे तरीका बताता हूं। भाई देखिए, हमेशा आय जो है खर्चे से ज्यादा होती है। आप भी जानते हो कि अगर आप ज्यादा कमाओगे तभी खर्च कर पाओगे, लेकिन पूरा का पूरा खर्च कोई नहीं करता, थोड़ा सा तो बचाएगा। और अगर वो नहीं भी बचाता तो जितना उसने कमाया है उतना ही खर्च करेगा। ये जिंदगी की एक सच्चाई है, हर किसी को पता है। अब देखिए, ये तो हमेशा ज्यादा होगी, तो कैसे इसको ज्यादा बचाऊं कि इस ज्यादा में से ये घट के भाई यहाँ पे सेविंग भी आ जाए। सेविंग तो नीचे आने वाली है हमारी कि उसने कितना बचाया है। यहाँ पे सेविंग यहाँ पे निकल के आएगी, इस बॉक्स के सामने जो लिखेंगे वो सेविंग होगी। अब 3 में से 5 नहीं जा सकता, लेकिन हमें तो आय ज्यादा करनी है। कैसे करूं, इसका सीधा सीधा तरीका बताता हूं। इसका यहाँ पे एक डिफरेंस का कॉलम बना ला। मैं आपको सब चीज डिटेल में इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। वहां एग्जाम में जाते ही आपको कुछ नहीं करना, सीधे के सीधे लिखना है 3, 2, 5, 3। ये भी नहीं लिखना वहां पे, अभी बताऊंगा क्या लिखना है वहां। देखिए इसका डिफरेंस लेता हूं, 3 में से 2 गया, 1 बचा। इसका डिफरेंस 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब ये जो 2 और 1 आए हैं ना, इसको उधर चिपका दो और 1 को इधर कर दो। ऐसे करना है, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, इनके रिवर्स कर दो। ठीक, इसके मोहल्ले में ये जाके गपबाजी करेगा, इसके मोहल्ले में ये करेगा।
अब आता है ये इसके मोहल्ले में जाता है, इसने क्या कहा कि यहाँ जाते ही भाई गुणा कर दूंगा मैं, गुणा का साइन हो जाएगा और ये यहाँ जाते ही गुणा कर देगा। ये याद रखना कि जब भी दूसरे के मोहल्ले में जाएगा कुछ ना कुछ खुराफाती जरूर करेगा। इसने खुराफाती की है, गुणा की है यहाँ पे जाके। भाई मल्टीप्लाई अगर ये करता है ऊपर जाके कितना बन जाता है, 2 3 6। नया जो रेशियो आएगा, यहाँ तो हमारी सेविंग है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। अगर इसे इधर लिखने की कोशिश करूँ कि कितना बना है, 3 दूनी 6, इनकम आई से दिखाऊं अगर कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 एक ही आ गई है। और रेशियो कितना बना है भाई, 2 दूनी 4, 4 ये बन गया। अब देखिए इस एक से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों के अंदर करनी है, 1 पंजा 5 और 1 तिया 3, ये कितना बना है एक्सपेंडिचर। ई से दिखाता हूँ। सेविंग मैंने लिखा, सेविंग यहाँ आएगी, सेविंग कैसे आ गई। अब इसको घटा दो सीधे के सीधे, इनकम में से एक्सपेंडिचर, अगर आपकी आय में से आपका खर्चा घटाता हूँ कितना बचता है, 6 में से 5 जाके 1 बचेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं रेशियो मैंने लगा दिया है यहाँ पे निशान अनुपात का। अब 4 में से 3 जाके 1 बचा, मतलब कि अब क्या समझते हैं, यहाँ पे इसकी सेविंग भी 1 आई है और इसकी भी 1 आई है, यहाँ पे चिपका लो 1:1। इसने बचाया 1 रुपया, इसका भी 1 रुपया बचा है, सेविंग है क्योंकि इसका भी 1 रुपया बचा है। सेविंग के सामने लिखे हैं, ए ने लिखा 1, मतलब ए ने बचाया 1 रुपया, बी ने बचाया 1 रुपया। और सवाल के अंदर अगर मैं जाता हूँ सीधी सीधी लैंग्वेज अगर मैं पढ़ दूँ भाई यहाँ से कि प्रत्येक 1000 रुपया बचा लेता है, 1000 रुपया अगर प्रत्येक बचाता है, 1000 रुपीज़ की सेविंग अगर वो करता है हर कोई, ए ने भी की बी ने भी की, तो मैं क्या कह दूँ यहाँ से सीधे के सीधे, ये पता नहीं चल रहा क्या 1000 रुपये जो है ये किसकी वैल्यू है, सीधे के सीधे हमारे अकॉर्डिंग तो 1 की आई है, हमारे मुताबिक तो 1 का मान है 1000 रुपये। हमने कहा 1 बचा रहा है, उसने कहा 1000 बचा रहा है, लेकिन बचा तो दोनों रहे हैं ना सेम, तो 1 का मान 1000 है। अब इसने कहा कि भाई मुझे क्या बताओ, ए की आय बता दो। ए की आय मैं कहाँ से निकालूंगा, जब हमने सारी चीज़ें इस पे लेके आ गए, यहाँ ये चीज़ दी थी, ये दोनों दी थी, इसका काम खत्म करके हमने क्या किया, हमने अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे ये बदल लिया, ये बी था। हमने सवाल को चेंज करके तू कुछ भी कह, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं भाई, हम इसे लपेट के अपनी लैंग्वेज में लेके आएंगे कि हाँ जो अब कहता है यहाँ से पकड़ूंगा, 1000 इसने बचाया, 1000 इसने बचाया। हमारे अकॉर्डिंग ए की आय कितनी है, 6 है, यहाँ से बी की आय 6। अगर वो कहता है ए या बी की आय निकालो या ए या बी का एक्सपेंडिचर या खर्चा निकालो, कुछ भी कहे, तो यहीं से वैल्यू रखनी है, यहाँ से कभी मत ले लेना वरना सवाल गलत आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको मैनिपुलेट करके इधर ले आया। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हाँ हमने बदलाव किया अपने अकॉर्डिंग और जैसा उसने कहा था उसमें सवाल को घुमा लिया सवाल करने के लिए। अब इसने ए का मान पूछा है, ए की इनकम तो यहाँ 6 रुपये थी, तो भाई हमारी 1 की वैल्यू दी थी 1000 और हमें 6 की चाहिए थी, यहाँ 6 की चाहिए, तो कर दो सीधे के सीधे 1000 छिका 6000। अगर ऑप्शन पे आप जाओगे, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे, ऑप्शन पे जाते हैं 3000, 5000, 6000 और 4000। आपका सी ऑप्शन आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा, जहाँ भी 6000 लिखा है भाई वही आंसर टिक कर दो। इतना छोटा सा सवाल था, बिल्कुल डिटेल में बताया, इस तरीके से अगर करोगे हो जाएगा इजीली सवाल। आपको एग्जाम में जाते ये देखना है कि अच्छा ये लिखा 3 2 5 3 बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 1 नहीं बन रहा था, ठीक है, तो 1 1 नहीं बन रहा था, तो क्या करेंगे हम इसको भाई बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस लेके उधर गुणा, उसकी उधर गुणा, और जब घटाएंगे तो 1 बनाना चाहिए क्योंकि दोनों ने 1000 रुपये बचाए। इतना सा खेल था। ये 12वां सवाल था। 13वें की तरफ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करके चलोगे कोई दिक्कत नहीं आनी। ग्रुप डी तो आपका उस लेवल के एग्जाम होता है कि बच्चे वाली चीज़ें पूछेगा वहाँ पे, और वो भी आप नहीं कर पाते तो फिर कैसे मैं आगे आपको लेके चलूँ। वीडियोस आप देखते नहीं हो, अगली वीडियो देख देते हैं। मैंने 2 वीडियो देखी, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, दूसरी वीडियो पहले, रेशियो की दूसरी पहले देख रहे हैं, जबकि पहली पहले देखो यार, तभी तो दूसरी समझ आएगी। इस पे कूद जाते हैं, पहले चीज़ें कुछ नहीं पढ़ते। अब जो बच्चे ऐड हो रहे हैं वो इन वीडियोस को देख रहे हैं, पहला कुछ नहीं पढ़ना, ना परसेंटेज ना अलजेब्रा ना कुछ भी। भाई शुरू से स्टार्ट करो, हर चीज़ पहले चैप्टर से, पहली क्लास को पहले ख़त्म करो, इसका नंबर बाद में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पहले मिल जाती है, मैंने क्या कहा कि भाई मेरा वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लो सीधे के सीधे टेलीग्राम में, वहाँ वीडियो शेयर कर देता हूँ रोज़ाना, कौन सी वीडियो आज अपलोड हुई है वो वहीं पे शेयर कर देता हूँ, वहीं से लिंक खोलो और सीधे वीडियोस पे पहुंच जाओगे। लेकिन कोई नहीं करता वहाँ जाने की दिक्कत। भाई ये जो निशान बना हुआ है वीडियो के यहाँ पे, ये किस लिए है, ये डिस्क्रिप्शन का है सारा का सारा। इस पर क्लिक करते ही सब खुल जाएगा लिंक, टेलीग्राम का लिंक क्या है, फेसबुक का लिंक क्या है, इंस्टाग्राम का क्या है। आपके टेलीग्राम में 2 ग्रुप है, एक मेरा क्वेश्चन
आपको भेजने वाला ग्रुप है जिसमें मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। दूसरा है आपसे बातें कर लेता हूँ, एक ऐसा ग्रुप डी के नाम से, उसी के अंदर मैं आपकी वीडियोस भी डाल देता हूँ। वीडियो सीधे वहाँ जाके देखो। और प्लीज़ ये पगलेट है ना, ये जो पहली दूसरी वीडियो पहले देखते हैं और पहली बार में देखेंगे, जब तक किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करोगे एंड पहले ख़त्म कर दोगे क्या मूवी का? तो पहले पहली वीडियो देखो, और अगर आपको नहीं मिलता भाई सीधे के सीधे चैनल का नाम लिखा हुआ है धीरज ठाकुर मैथ्स, जो लिखा है ना मोटे मोटे अक्षरों में, वहाँ पे इस पे क्लिक करो। वहाँ जाके इस पे जब क्लिक करोगे वीडियोज़ का सेक्शन खुल जाएगा, मतलब कि सारी विंडो खुल जाएगी। उसमें वहाँ पे वीडियोज़ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर ही आपको बीच में लिखा दिखाई देगा। वीडियोज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आज तक जितनी मैंने वीडियोज़ डाली है भाई सारी मिल जाएगी। अगर फ़ोन भी चलाना नहीं आता तो कौन ग्रुप डी आपको दिलवाएगा वहाँ पे? भाई कोई नौकरी नहीं मिल रही अगर इतना भी काम आपको नहीं आता। कुछ बच्चे कहते हैं दूसरी देख ली सर, पहली तो बताओ। भाई इसका क्या जवाब दूं? आप बिल्कुल अवेयर नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, चिल्लाते हो नौकरी नौकरी, नौकरी नहीं मिलनी अगर ऐसा आपका रवैया रहा। सवाल नंबर 13 की बात करूँगा। आज मेरा गला भी ख़राब है थोड़ा सा, तो देखिए अब 13 नंबर की बात करता हूँ। कहता है एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कोई भी है चिल्लड़ पार्टी में चिल्लड़ उठाने वाला। शादी का एग्जाम्पल कल दिया था कि शादी में जब भी पैसा फेंकते थे पहले, अब तो कोई नहीं करता, तो चिल्लड़ उठाने के लिए छोटे छोटे बच्चे आते थे। वो कहता है कि भाई चिल्लड़ उठाने एक बच्चा आया, और चिल्लड़ कौन कौन से थे? एक था 50 पैसे वाला, पी से दिखाता हूँ। एक 50 पैसे वाले चिल्लड़ थे, एक 25 पैसे वाले थे, ठीक है, और एक थे 10 पैसे वाले। 3 चिल्लड़ पार्टी, ठीक है। 3 तरह के उसने सिक्के फेंके शादी के अंदर, ऊपर से दूल्हे के बच्चे उठाने आए 3 सिक्के। इसको क्या लिख दूंगा भाई? 1/2 रुपया, ये हो गया ये। 25 पैसे को क्या लिख दूं? 1/4 रुपया, और 10 पैसे को 1/10 रुपया। इतना तो समझ आता होगा, परसेंटेज पढ़ के अगर आए होते सीधे के सीधे समझ आ जाता ये कैसे आना। 50 पैसे आधा रुपया होता है, हाफ कहते हैं कि आधा रुपया कितना है 50 पैसे। 1/4, 25 पैसे जब 4 बार मिलाऊंगा 1 रुपया हो जाएगा, तो 1/4 बन जाएगा। मतलब 4 में से एक हिस्सा ले लिया, 100 पैसे में से मैंने 1 लिया, तो 1/4। 10 के जब मैं 10 हिस्से करूंगा 10 पैसे के, तो 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे 1 रुपये के बराबर, तो 10 पैसे बराबर क्या हो गया? 1/10 रुपया हो गया। इतनी मोटी मोटी सी चीज़ आपको समझ आई होगी यहाँ पे। 10 पैसे कहाँ, ये कहाँ लगा दिया यार? यहाँ नहीं, ये इसके बराबर होता है। और ये 3 सेक्शन इसने उठा के यहाँ से दे दिए। अब मैं सीधे कहता हूँ, इसने देखिए क्या कहा है। कहता है ये जो सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये किस रेशियो में है? अगर मैं रेशियो की बात करूँ भाई, किस अंदाज में है ये, इनकी संख्या कितनी है? 1:2:3 के अनुपात है। मतलब अगर उसने मुट्ठी में भर के पैसे फेंके हैं, 50 पैसे का एक सिक्का फेंका, उसके अंदर 2 सिक्के गए हैं उसमें 25 पैसे वाले, और 10 पैसे के 3 सिक्के उसने मिला के फेंके हर मुट्ठी के अंदर भर के। अब ये उठाएंगे बच्चे, एक मुट्ठी के अंदर एक सिक्का 50 का, एक 25 का और एक 10 पैसे, तो क्या कहते हैं 3 10 पैसे के हैं, 2 थे 25 पैसे वाले। इतनी चीज हमें समझ आ जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। कहेगा यदि सिक्कों की कुल राशि इतने रुपए है, उसने कह दिया कि जो टोटल अमाउंट बना ना, उसने जितने भी सिक्के फेंके हैं यहाँ से, अगर इन सब पैसों को उसने लास्ट में वहां पे जोड़ा, जितने भी बच्चों ने उठा लिए होंगे, सारे बच्चों को बुलाया कि भाई एक बार आओ, हम काउंट करेंगे कितने पैसे आपको मिले हैं। इनका बंधा रुपया दे देंगे आपको, 1000 रुपये, 100 रुपये, 2000 का नोट। चिल्लड़ फिर वापस दे दो, दूसरी शादी में काम आएंगे, रखेंगे आराम से घर ले जाके। तो फिर उसने कहा भाई जो जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं सब बच्चों ने मिला के उसे दे दिया, और टोटल कितना आया? उसने लास्ट में पाया कि मेरे पास 6 रुपये और 50 पैसे, मतलब 6.5 रुपये उसके पास इकट्ठे हो गए। उसने 6.5 रुपये फेंके थे शादी के अंदर। इतनी सी बात समझ आ गई। अब कहता है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। कहता है ये जो 10 पैसे के सिक्के मैंने फेंके थे अब तक टोटल, वो बताओ कितने फेंके हैं। मैंने 5 फेंके थे टोटल जर्नी के दौरान, टोटल जो प्रोसेस हुई फेंकने की उसके दौरान कितने फेंके हैं? 10 फेंके, 15, 20, 25, 30। ऑप्शंस की अगर बात करता हूँ, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपके 5 सिक्के, 10 सिक्के, 15 सिक्के या 20 सिक्के, ये है। अब सीधे सीधे मैं ऑप्शन पे कूदता हूँ यहाँ पे। अगर आप थोड़े से भी समझदार हुए
कि भाई मुझे कुछ नहीं आता एग्जाम में, मेरे को सॉल्व करना ये नहीं आता सवाल, मैं इसको मोटी मोटी नज़रों से क्या देखूंगा कि इसने कहा 50 पैसे का एक सिक्का था, 25 पैसे के 2 सिक्के थे, 10 पैसे के 3 सिक्के थे। और मैंने कल ही आपको बताया कि रेशियो में ना ये जो यहाँ लगा रहता है भाई, यहाँ से जो कॉमन फैक्टर होता है ये काट करके इसकी सिंप्लीफाइड मतलब सरल रूप मिलता है ये कंपेयर करने के लिए। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है इन तीनों के अंदर, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें कॉमन था भाई, पहले 2 था, मल्टीप्लाई 2 2 भी था इनमें, तो वो 2 2 कट के तब ये 1 2 और 3 का रेशियो बना था। अब मैं सीधे सीधे कहूँ अगर बात है आपको कि ये 3 जो है, मैंने कहा 10 पैसे के 3 सिक्के, इसने कहा कि 3 थे, यहाँ पे सिक्के कर देते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर दिखाता हूँ कितने सिक्के थे। कह रहा है यहाँ से पढ़ के पता लग गया कि 3 सिक्के थे 10 पैसे के, अगर रेशियो से देखूँ। अब देखिए रेशियो से देखता हूँ, इसमें से पक्का कुछ कॉमन कटा होगा, या तो 3 सिक्के होंगे, या तो 3 थे, या 6 थे, या 3 3 9, 3 3 9 थे, 3 चौक 12 थे। मतलब कि ये कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ होगा जो कट चुका है, यहाँ से पहले कटा हुआ होगा इससे पहले। तो या तो 3 आंसर होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, कुछ भी होगा। इतनी सी बात देखते हुए हमें ये समझ आ गया सीधे सीधे कि आंसर जो होगा भाई 3 का फैक्टर होगा, 3 का एक गुणनखंड होगा, 3 से कटने वाला एक आंसर है। तो क्या करूँ, 3 का टेबल पढ़ता हूँ और देखता हूँ ऑप्शन में कौन सा 3 के टेबल में आता है। 3 दूनी 6, 5 तो पहले ही आउट हो गया, 3 3 9 ये भी आउट हो गया, 3 5 15 ये अंदर है, ठीक है, दौड़ में दौड़ रहा है अभी। ये 23 के टेबल में नहीं आता, सीधे के सीधे ऑप्शन देखते ही आपका सी मिल जाता है कि 15 हमारे 10 पैसे के सिक्के होंगे। उसने यही पूछा है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब इसके डिटेल पे जाऊंगा, ये था एग्जाम में करने का तरीका, कैसे इसको करना है आपको देखते ही सवाल वहां पे। अब देखिए इसके डिटेल में चला जाता हूं। इसने कहा कि टोटल कितने रुपए बन गए, भाई टोटल बन गए हैं हमारे 6 रुपए 50 पैसे। टोटल कैसे बनेंगे, मतलब कि जितने नंबर ऑफ सिक्के हैं, अगर मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हो, मैं मोटी मोटी सी आपको बात बताऊं सीधे आपके डेली लाइफ वाली, मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो मैं कितना कहता हूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं टोटल। भाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 50 पैसे से और 100 पैसे बन जाएंगे। 100 पैसे को हम कह देते हैं 1 रुपया, कि मेरे पास अभी 1 रुपया है, 1 रुपया है। तो सीधे के सीधे में वही तो चीज आ गई कि मेरे पास 1/2 रुपया है, और कितना है 1, तो 1/2 की और 1 की आपस में मल्टीप्लाई करके 1/2 रुपया ही तो यहाँ पे बनेगा। इतनी सी चीज आपको समझ आई कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल जितने रुपये हैं, कितने सिक्के हैं और उसका मान कितना है, 1 रुपया है, 50 पैसे थे, कितने भी थे, उसके साथ गुणा करते 1/2 रुपया मिल गया। अब इसके साथ गुणा कर दूंगा भाई, 1/4 और 2 की कितनी मल्टीप्लाई होती है, सीधे के सीधे 1/2 ही आ जाती है, ये भी 2 रुपये बन गए। इसके इसमें करूंगा 3/10 रुपये आ जाएगी। मतलब टोटल रुपया अगर मैं काउंट करता हूं यहां से कि इस रुपयों ने मिलके इतना बना दिया, इन्होंने इतना बना दिया और इन्होंने इतने, और सारे के सारे फेंके गए थे शादी के दौरान, फेंके गए। अब इन्हें जोड़ लूं, 1/2 और 1/2 1 रुपया हो गया, ये तो हो गया सीधे सीधे 1 रुपया, और 3/10 मतलब 1 + 3/10 अगर जोड़ना है, एक में कुछ भी जोड़ते हो तो सीधे के सीधे तरीका, यहाँ एलसीएम वेलसीएम कुछ मत लो, प्लस का साइन है तो प्लस बढ़ा दो, लेकिन 10 के ऊपर 3 बढ़ाओ, 10 में 3 बढ़ के 13/10 बन जाएगा सीधे के सीधे। जब भी एक में कुछ प्लस कराएगा, माइनस कराता घटा देते ऊपर वाले को नीचे से, ये आ गए 13/10 रुपये। मेरे पास टोटल कितने रुपये बने हैं, जितने भी मैंने फेंके लास्ट में अगर जोड़ता हूं बच्चों को बुला के, तो 13/10 रुपया बन गया। भाई 13/10 किसकी वैल्यू है, ये है 6 रुपये 50 पैसे। इसने दिया है कि भाई मेरे पास 6 रुपये 50 पैसे इकट्ठा हुए लास्ट में, लेकिन हमारे पास कितने हुए भाई, 13/10 हुए हमारे पास, तो 13/10 रुपये की वैल्यू है ये। मतलब 13/10 का मान इसने 6 रुपये 50 पैसे दिए। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई वो कितने सिक्के थे, हमें 3 का मान निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे 3 दिए थे हमारे पास, कि हमारे पास सिक्के कितने थे, 3 थे। 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मैंने जब भी कहा कि इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स होके उल्टा होके उसमें चिपक जाएगा, मल्टीप्लाई होके। मल्टीप्लाई करूंगा 13/10 से डिवाइड कराया तो गुणा में बदल के चिन्ह पड़ोसी कभी उल्टा कर देता है, 10/13 कर देगा। 13 से अब इसको काट दूंगा, 13 × 5 = 65.50 इतना आ गया। अब देखिए सीधे के सीधे इसको अगर मैं करता हूं भाई, यहां से तो 5 आ गया, ठीक है, 10 की और 0.50 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, सीधे 5 आएगा, और 3 पहले से बैठा हुआ है इसके साथ, 3 × 5 = 15 सिक्के। कॉइन्स कितने हैं, 15 कॉइन्स आपका आंसर है। सीधे सीधे डिटेल से ऐसे करोगे अगर किसी को बेसिक तरीका समझ नहीं आता, जल्दी वाला जो मैंने इससे पहले बताया था, ये थी डिटेल।
13 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। 13 इससे आगे चलूंगा। आज का बेसिक मैंने सब करा दिया। आज की आखिरी क्लास है आपकी, इसकी रेशियो ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गया, अब दूसरा देखेंगे भाई। 13 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इससे बाद में अगर देखूं, देखिए अब ये ख़त्म हो जाता है भाई। ये जो टिपिकल वाले क्वेश्चंस है ना आपके रेशियो वाले, जो आपको उलझाते थे, वो ख़त्म हो गए। अब प्रोपोर्शन बताऊंगा। रेशियो के साथ एक टर्म आपने जुड़ी हुई देखी होगी कल, कि रेशियो प्लस प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को कहते हैं समानुपात, रेशियो को कहा था अनुपात। अनुपात मैंने बता दिया था कि जब भी दो चीज़ का कंपेयर करेंगे, कि 1:2 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये 1 है और ये 2 है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो मतलब कि दो चीज़ों की तुलना कर रहे थे। रेशियो है सीधे के सीधे दो चीज़ों की तुलना करना, ये बताना कि कौन छोटा कौन बड़ा। लेकिन उसके बीच में जो कॉमन चीज़ थी वो तब जब काट दोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास 5 रुपये और तुम्हारे पास भी 5 रुपये थे, शुरू में रुपीज़ थे, मेरे पास भी 5, दूसरे के पास भी 5। अब मैं बता सकता हूँ किसके पास ज़्यादा थे किसके पास कम, तुलना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें कह दूँ कि भाई मेरे को, किसने कहूँ, कौन देता है पैसा? कोई नहीं देता आज के टाइम में। तो कहता हूँ कहीं से गिरे हुए मिल गए, मेरे को 1 रुपया मिला और तुम्हें मिले भाई 2 रुपये। अब मैं कहूं कि भाई किसके पास ज्यादा, कंपेयर करो, तो इसमें जो कॉमन है सीधे के सीधे मैं इसे जोड़ के तब कंपेयर नहीं करूंगा। अगर मैं आसान तरीका करूंगा, सीधे रेशियो में जाऊंगा, तो जो कॉमन है वो तो पहले काट दूंगा। 5 तेरे बराबर मेरे बराबर, वो तो कैंसिल आउट हो गए, आपस में कट पिट गए, लड़ मर गए। ये कहता है मेरे पास अब 1 रुपया बचा, तेरे पास 2 रुपये बचे, तो भाई तू जीत गया, तू मेरे से बड़ा है। ये तुलना थी। रेशियो बेसिकली ये चीज होती है। कल मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया था, आज बिल्कुल बता दिया इसका अंदर घुस के कि रेशियो है क्या आखिर। तो इसका मतलब 2 बड़ा है 1 से। कॉमन चीजें काट के ये रेशियो बनता है। रेशियो होता है एक सरलतम रूप, सिंप्लीफाइड फॉर्म को ही हम रेशियो कहते हैं। अब करते हैं बात प्रोपोर्शन की। यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको कहते हैं समानुपात। हिंदी में भी लिख दो एक बार, खुश हो जाना। समानुपात अगर कहूं, इसको अगर लिखूं, मैंने रेशियो में कहा था भाई 2 डॉट लगा दो ऐसे वाले, वो हो जाता था इसका साइन, इसका चिन्ह, इसका सिंबल अगर डिफाइन करते थे तो रेशियो बनता था ऐसे। लेकिन अगर मैं इसी का भाई इसका ही पेयर इधर और बैठा दूं, कहते हैं मम्मी पापा एक बच्चा काफी नहीं है, उसके साथ खेलने वाला एक और चाहिए, एक और लेके आ गए सेम, तो ये क्या बना? समानुपात का सिंबल चिन्ह ये होता है, जहां भी आपको ये 2-2 बिंदु दिखाई दे पेयर में, ये होता है समानुपात का चिन्ह। अब इसको कैसे कहूं? इसका क्या मतलब होता है? रेशियो था कंपेयर करना। अगर मैं कहूं भाई देखिए मेरे पास अगर कहता हूं ए और बी के पास, इसके पास 2 रुपये थे, 2 रुपये नहीं कहते, इसके पास 2 चीजें थी, कुछ भी था, 2 था, इसके पास 4 था। इसका रेशियो कितना बना? रेशियो बना था इसका 1:2। अगर मैं यहीं पे बात कर दूं कि दूसरी क्लास में बच्चे हैं सी और डी, ये ए और बी थे, किसी क्लास में बैठे थे, इसके पास 1 थी चीज, इसके पास 2 थी, मतलब इरेजर कह दो, इसके पास 1 पेंसिल थी, इसके पास 2 पेंसिल थी, इरेजर इसके पास 1, उसके पास 2। ये रेशियो आया मेनली। सी के पास कितना था? अगर मैं कहूँ 6 था और इसके पास 12 था। कोई भी चीज अगर मैं लूँ, सेम क्वांटिटी, सेम चीजों की बात करेंगे, जो आप सेम चीजें लेते हैं, इसने पेंसिल ली होगी, इसमें भी पेंसिल की बात करेंगे। रेशियो में ऐसे मिलान मत कर देना कि भाई इसके पास इरेजर थी और इसके पास पेंसिल। अब कहूँ कि किसके पास ज्यादा, भाई इरेजर और पेंसिल तो अलग अलग चीजें हैं। कंपेयर तो हम हमेशा एक ही चीज के अंदर करेंगे। हाथी के अंदर कर सकते हैं, कौन बड़ा हाथी कौन छोटा हाथी, घोड़े के अंदर कि कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा, ये चीजें होती है। तो पेंसिल में लेंगे तो यहाँ भी पेंसिल, इसके पास 6 पेंसिल थे, इसके पास 12। रेशियो अगर मैं बात करूं, रेशियो होता है एक सरलतम रूप। काट लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, सीधे के सीधे ही कट गया ये तो 1:2। अब देखिए इसका भी आंसर 1:2 आया, इसका भी आंसर 1:2 आया। तो मतलब 2 ऐसी चीजें जिनका पहले मान कुछ भी था, इसके पास क्या पता 15 होती, इसके पास 30 होती, लेकिन सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर मैं कहूंगा रेशियो की जो आई है 1:2 आई है। कोई भी 2 ऐसे रेशियो जिनके बीच में रिलेशन सिंप्लीफाइड होके सेम बन जाए, वही कहलाता है आपका प्रोपोर्शन। अगर मैं सीधे कह दूं अब कि भाई 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन हो गया, अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने की कोशिश करूं, मैं किससे दिखाऊंगा कि इन दोनों के बीच में रेशियो बना है 1:2 और 1:2 दोनों के बीच में है, तो बताऊं कैसे लिख के उसे कि ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। इन दोनों चीजों को कहेंगे हम प्रोपोर्शनल, कहते हैं एक दूसरे के, समानुपाती एक दूसरे के होगी, वो सवाल में ऐसा कहता है।
मैं अगर दिखाना चाहूँ भाई, वो कहता है 2 और 4 का रेशियो था किसी के अंदर, सिंप्लीफाइड फॉर्म के बगैर अगर बात करूँ, और 2 बिंदु और लगा दिए प्रोपोर्शन वाले, कहता है कि 2 और 4 का जो रेशियो है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसका सरलतम रूप किसके बराबर है, 6 और 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 1 रेशियो 2 बन जाएगा, इसका भी 2 दूनी 4 1 रेशियो 2। तो मतलब इसका और इसका रेशियो की जो फॉर्म है, रेशियो का जो इनके बीच साइन लगा हुआ है भाई, उसका मान और उसका मान दोनों के दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में एक दूसरे के बराबर है, ये कहते हैं एक दूसरे के समानुपाती है। ये तरीका था, ये बेसिक था, बिल्कुल बिल्कुल गहराइयों में ले गया आपको प्रोपोर्शन। इससे ज़्यादा प्रोपोर्शन आपको जानने की ज़रूरत नहीं, खेलने की ज़रूरत नहीं, इसके साथ मज़े लेने की ज़रूरत नहीं, जो आता है वो कराता हूँ। अब देखिए, अब इससे आगे चलूँगा, मैंने आपको बेसिक बता दिया। एक सवाल आता है आपके पास मीन प्रोपोर्शन वाला। जब भी आपके एग्जाम में सवाल आता है, एक सीधे के सीधे उठ के आएगा कि भाई मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन होता है आपका मध्य समानुपात बताओ, मध्य समानुपाती बताओ। तो मीन प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, सीधे के सीधे ये लिखा है मिलेगा मीन, पूरा नहीं लिखूंगा, मीन प्रोपोर्शन देख लेना। इसको कहते हैं मध्य समानुपात। कहता है ये कितना होगा, हमेशा सवाल में यही पूछेगा कि मध्य समानुपात के सवाल में आते ही कुछ आगे लिखेगा, फिर कहता है इसका मध्य समानुपात कितना होता है। अब ये समझिए मध्य समानुपात क्या है। वो कहता है कि ए और बी, भाई मेरे को 2 नंबर दिए, ए कुछ भी हो सकता है 2 4 5 10, बी भी ऐसे कुछ भी हो सकता है। ए बी का मीन प्रोपोर्शन MP लिख देता हूँ, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कितना होगा, इसका सीधे के सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप रट लेना है। सीधे के सीधे ये रखना है कि वर्गमूल में अंदर ए बी रख दो, ए मल्टीप्लाई बी, मतलब कि ए की बी से गुणा होकर जो आंसर आएगा वही आपका मध्य समानुपात होगा, ठीक है। मध्य समानुपात की मैंने बात कर दी। मीन प्रोपोर्शन, अगर ये कहता कि भाई मेरा एक था 1 और एक था 4, इसका मध्य समानुपात कितना हो जाएगा भाई, 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 होती है और 2 दूनी 4, 2 आपका आ गया मध्य समानुपात। ये पहली चीज थी। मीन प्रोपोर्शन आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली जब भी पूछेगा रूट ए भी रख देना, जो 2 नंबर दिए हैं उनका रूट ए भी आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज बात करता हूं, दूसरा क्या कहता है, दूसरा है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हिंदी में लिखता हूं, ये है थर्ड प्रोपोर्शन, इंग्लिश में आएगा लिखा हुआ है ऐसे, और भाई हिंदी में आएगा तृतीय समानु, तृतीय सही लिखा है ना, हाँ, तृतीय समानुपाती बताओ इसका। ये पूछेगा कि इन 2 नंबर्स का तृतीय समानुपाती बताइए। अगर तृतीय समानुपाती पे चला जाता हूं, सीधे सीधे 2 नंबर देगा आपको, ए और बी अगर देता है, कहता है ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, TP लिख देता हूं थर्ड और P से प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपाती इसका कितना हो जाएगा। सीधे के सीधे फॉर्मूला होता है आपका B²/A। अब ये मत पूछ लेना कोई भी कि ये कहाँ से आया, वरना आपकी क्लास हो जाएगी भाई MSc वाली BSc वाली चालू। यहाँ पे आपको खाली मलाई खानी है एग्जाम में, बस सीधे टिक करके आना है कि ये होगा। डिटेल में अगर घुसा कोई भी बच्चा, लड़खड़ा के ऐसा गिरेगा कि ग्रुप D क्या किसी लायक नहीं रहेगा। B²/A मतलब कि B गुणा B/A, ये सीधे निकाल देना। अगर वो कहता है 3 और 2 का थर्ड प्रोपोर्शन दिखाओ, ठीक है, तो क्या आ जाता है 3 3 9 बटा 2 दूनी 4, 9 बटा 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रही थी, ये खत्म कर दिया। अब एक चीज और बच गई थोड़ी सी, वो है फोर्थ प्रोपोर्शन। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, 1-2 एग्जाम में आया है आज तक। सही बता दूं, इसमें से रेलवे ने जो आज तक पूछा है बस ये पूछा है, लेकिन मीन भी पूछ सकता है और आपका थर्ड भी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो SSC मतलब क्या कहूँ, SSC विभाग पूछता है आपका, SSC के अंदर जाके या पुलिस विभाग जाके, मतलब जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है थर्ड वाला और मीन वाला। आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है फोर्थ, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन को कहते हैं हम चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थ समानुपाती बता दो। A और B फिर नंबर दिए इसने, ठीक है। कहता है कि A B का चतुर्थ समानुपाती बताओ। मैंने बता दिया आपको, देखिए मीन बताया, थर्ड बताया, अब चतुर्थ है। चतुर्थ का मतलब होता है कि भाई इसमें कम से कम 3 नंबर होंगे। अगर मोटी मोटी सी बात कर दूं, ये याद रखना कि चतुर्थ की जब भी बात करेगा 3 नंबर दे के पूछेगा आपका चतुर्थ। मैंने सॉरी AB बोल दिया था अभी, लेकिन इसमें 3 होते हैं।
ABC 3 नंबर दिए, 1 2 दिया, 4 दिया, 5 दिया, कुछ भी नंबर वो आपको दे देगा। उसमें कहेगा कि इनका भाई फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, F से फोर्थ, P से प्रोपोर्शन अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये खाली मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आपके एग्जाम में लिखाएगा FP MP कुछ ऐसा, ऐसे नहीं। वो कहेगा चतुर्थ समानुपाती इसका बता दो। इसका सीधे के सीधे चतुर्थ समानुपाती अगर मैं बात करूं भाई, इसका चतुर्थ समानुपाती हो जाता है BC/A। B का जो मान होगा ऊपर रखो, C का मान इसके बगल में गुणा में रख दो और नीचे ही इसे डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 1 5 का बताओ भाई, A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया। BC 5 गुणा 1/A, 5/2 आपका आंसर आ गया। अब जहां भी सवाल आए ये सीधे कर लेना। देखिए अब मैं कराता हूं आपको अगला क्या, आपका ये खत्म हो गया। इसके ऊपर एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं कराऊंगा। एक सवाल आया आज तक खुद ब खुद, ये मैंने तीनों बता दिए, लेकिन आया एक ही है। बस इससे पहले एक और चीज बोल के जाना चाहूंगा आपके साथ कि भाई हर किसी का सवाल आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा। भाई सीधे के सीधे मैं एग्जाम की बात करूँ, आपका एग्जाम अभी नहीं होने वाला। बेसिकली मैंने पहले कहा था 1 महीने के अंदर होगा। अब 1 महीने के अंदर यहाँ तक होना था भाई, अब वो पीछे जाएगा यहाँ से धिकल के, क्योंकि कोरोना अपनी बढ़िया स्टेज पे चल रहा है। दिल्ली में हालत खराब है, आपके बहुत सारे राज्यों में हालत खराब है, आपके गुजरात मतलब कि उधर महाराष्ट्र की साइड और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो आप खुद देख सकते हो पूरे देश में, हमारे यहाँ दिल्ली तो मैं तो बेसिकली नाइट कर्फ्यू भी लग गया, तो आपके उधर भी कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही होगी। तो ऐसे में आपके एग्ज़ाम कराना बिल्कुल सिंपल, मतलब कि ईजी नहीं, वहाँ करा ही नहीं सकता। उसको बहाना चाहिए था ना कराने का, उसको बहाना मिल गया कि भाई हो गया। NTPC जो चल रहा है अगर बच्चा भी है तो भाई उसके भी थोड़े से मतलब कि उसे तो करा के मानेगा, क्योंकि यार 2-4 दिन के पीछे क्या करेगा। अब सीधे के सीधे ग्रुप डी की अगर बात कर दो भाई, पीछे जाएगा। अभी तक तो चांसेस यही है कि पीछे जाएगा, 90% तक चांसेस बन रहे हैं कि 90% भाई एग्जाम पीछे जाएगा कम से कम। अभी ये नहीं पता कितना चला जाए, क्योंकि अभी कोरोना बढ़ ही रहा है, रोजाना बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, पहले से भी और ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में। तो उसे देखते हुए सरकार पक्का इसको कैंसिल करेगी, पीछे लेके जाएगा रेलवे से। और रेलवे अगर पीछे लेके गया, कोई अंदाजा नहीं है कितने दिन बाद हो। फिर आराम से पढ़ते रहना मेरे साथ, लेकिन मैं इसको आराम से 15 दिन के अंदर आपका करा दूंगा। कोई भी चिंता ना करे कि भाई आपका मैथ खत्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज आपका ये रेशियो खत्म कर दिया मैंने, रेशियो प्रोपोर्शन आपका पूरा हो गया। अब ये मत पूछना कि सर एग्जाम कब होगा, आराम से पढ़ते रहो तसल्ली से, बिल्कुल एग्जाम जब भी होगा 20 दिन के अंदर मैं आपको मैथ लपेट के पूरा दे दूंगा ये वाला। लेकिन प्लीज पढ़े और इन चीज़ों के एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ के चले। मैं मजे भी ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलना। अगर मैं भाई अपनी तनख्वाह की बात करूँ ना, यूट्यूब पे तो मेरा इतना खर्चा है, ठीक है, कि यहाँ से मिलना कुछ नहीं है। जो मैं एक आगे बंदा से सेटअप करके बैठा हूँ भाई, इसे भी मैं ही दूंगा अगर इससे एक्स्ट्रा काम कराता हूँ। इंस्टीट्यूट अगर मैं आप अपने दम पे 1 घंटा आपके लिए खुलवा के रख रहा हूँ क्लास, उसमें लाइट भी जली हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, हर चीज़ यूज़ हो रही है, उनका कैमरा यूज़ हो रहा है, तो भाई उसका खर्चा कौन देगा यहाँ पे। मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूँ, आपका खाली काम क्या है भाई, एक वीडियो नहीं देखी जा रही आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। जिस दिन भी मेरे को लगा कि भाई अब मेरे में हिम्मत नहीं है, सीधे बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाऊंगा और अपना भैया कैट पे चले जाएंगे, क्योंकि यही सैलरी देता है हमें। यहाँ इतनी सैलरी मेरे को आराम से मिल जाती है कि मेरे को यहाँ बिल्कुल भी हाथ पैर जोड़ने की आपकी ज़रूरत ही नहीं। बस क्यों है, क्योंकि ये जो बेचारे बच्चे हैं ना, 25-30 जो बच्चे बचाए मैंने, इनका पक्का सिलेक्शन होगा। मेरे से नहीं, किसी और टीचर से पढ़ के हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप उस भेड़ चाल में शामिल है ना, जो बाकी यहाँ पे आते हैं मज़े लेने वाले, वीडियो को ना देखे, सीधे सीधे मुझे यहाँ वो बच्चे चाहिए भाई जो हमेशा देखते हैं रोज़ाना। ये नहीं आज देखी और कल नहीं देखी, फिर परसों देखी, फिर कहते हैं कि दूसरी क्लास देखी सर पहली वाली दे दो। तुमसे चलाना यूट्यूब आता नहीं है, बन रहे हो महारथी, लेना चाहते हो सिलेक्शन वहाँ, भाई कुछ नहीं होना है ऐसे। अब इससे बाद में अगला चैप्टर लेके आऊँगा, और इससे पहले सीधे से एक चीज़ और कह के जाऊँगा भाई, वो सीधे जो मैंने बताया दिल से सरकारी, उसे सब्सक्राइब कर दो। उसके ऊपर सारी वीडियोज अब वहीं पे मिलेगी आपको। फिर कोई मत पूछना कि साइंस की बताई कैसे पढ़े, अब मैथ बताओ, फिर रीजनिंग बताओ, तो वहीं मिलेगी सारी चीज़ें आपको।